नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और टाइम्स नाउ नव भारत पर शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ देश के ये तमाम बड़े जो जनरल्स हैं वो जुड़े हैं। देखिए 6 जनरल्स मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच हमारे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत है। जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ है, सर स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी है। तो देखिए तमाम एक्सपर्ट्स, आज हम उनसे युद्ध की हर बारीकी को समझेंगे, युद्ध के इतिहास को समझेंगे, भूगोल को जानेंगे। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले जब 1 साल इस युद्ध को पूरा हो चुका है तो जो तमाम सवाल आपके ज़हन में होंगे उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि युद्ध क्यों शुरू हुआ? इस युद्ध को शुरू होने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ा कारण क्या था जिसकी वजह से यह युद्ध करने का फैसला, अटैक करने का फैसला रूस ने किया? युद्ध का जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। रूस कहता है कि वेस्ट कंट्रीज इसके लिए जिम्मेदार है, तो वेस्ट कंट्रीज तमाम देश जो है पश्चिमी देश, वो सिर्फ और सिर्फ रूस को इसका जिम्मेदार मानते हैं। इस पर भी समझेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से। युद्ध से किसे क्या मिला, युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ, ये भी और बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में, हम सबके मन में है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, ये युद्ध कब थमेगा, ये सबसे अहम सवाल है। इसके जवाब भी तलाशेंगे। और सवाल ये भी कि अमेरिका क्या चाहता है, इस युद्ध से अमेरिका के मन में क्या है, और साथ ही नेटो क्या चाहता है और पुतिन क्या चाहते हैं, ये भी तो सवाल बनता है ना। और एक और जो बड़ा सवाल कि थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होगा। इसके अलावा जो सवाल ये है कि भारत का स्टैंड क्या है इस पूरे युद्ध को लेकर के। लेकिन अगले 2 घंटे में यूक्रेन वॉर, जिसे वर्ल्ड वॉर की भी संज्ञा दी जा रही है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, और हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। तो रूस यूक्रेन जंग को पूरा 1 साल हो चुका है। आज ही के दिन 24 फरवरी 2022 को सुबह सुबह पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जिस वक्त गोले दागे जा रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन सामने आए और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। जिस वक्त पुतिन ने अटैक किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध 1 साल तक खिंच जाएगा। खुद पुतिन ने भी नहीं सोचा था। लेकिन युद्ध न सिर्फ 1 साल तक खिंचा, बल्कि रूस को कई बड़े नुकसान झेलने पड़े। यूक्रेन तो लगभग पूरा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। करीब आधी आबादी का पलायन हो चुका है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो चुका है। शहर के शहर तबाह हो गए, गांव बर्बाद हो गए, इंडस्ट्रीज ठप पड़ी है, खेतों में तोपें चल रही हैं। और इन सब के बीच पूरी दुनिया के सामने जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आखिर रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा। हर किसी के जहन में यही सवाल है, युद्ध कब तक चलने वाला है। क्या है थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला चैप्टर? जी हाँ, ये तमाम जो बड़े सवाल है वो ये कि अमेरिका, नेटो आखिर युद्ध का अंत क्यों नहीं चाहते। क्या पुतिन वाकई सोवियत संघ फिर से बनाना चाहते हैं, ये भी अहम सवाल। और क्या यूक्रेन जंग से दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है? एक जो धड़ा है रूस के साथ और दूसरा पश्चिमी देशों के साथ। रूस बनाम पश्चिम की जंग आखिर कब तक चलेगी? तो तमाम सवाल। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो युद्ध की पहली सालगिरह पर सबसे बड़ी खबर यह कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूएन से जो बड़ी खबर है वो ये कि यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ प्रस्ताव दिया गया है। क्या है? 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया इसमें, जबकि 7 देशों ने खुलकर रूस का साथ दिया। तो रूस यूक्रेन से बाहर निकले, इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाया गया। और इस पर जो वोटिंग हुई, 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया है, जबकि 7 देशों ने खुलकर रूस का साथ दिया है। कौन कौन से वो देश हैं वो भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन ये जो बड़ी खबर इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के अंदर ये प्रस्ताव लाया गया कि यूक्रेन को छोड़कर रूस निकले, रूस जैसे वहां पर अटैक कर रहा है वो बंद हो और रूस यूक्रेन पर हमले बंद करे। तो देखिए ये जो प्रस्ताव है असल में यूक्रेन में शांति और रूसी सेना की वापसी को लेकर लाया गया। चलिए मैं आपको बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कौन रूस के खिलाफ था और कौन साथ, और साथ कौन कौन से ऐसे देश जो तटस्थ रहे। तो रूस के खिलाफ जो 141 देश हैं उनमें जो तमाम बड़े नाम है वो पहले आपको बताते हैं। अमेरिका है, बेलारूस, अमेरिका जो 141 देश है उसकी पहले बात करें। अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम है। रूस के साथ कौन से देश हैं? देखिए बेलारूस है, और तटस्थ कौन से हैं? भारत है, चीन है। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन है, नॉर्थ कोरिया है, चीन है। अगर ये तीनों ही विंडोज में आप देख पाए तो रूस के खिलाफ कौन से देश हैं, रूस के साथ कौन से देश हैं, और वो देश जो बीच में है, जो बहुत ज्यादा इसके खिलाफ या पक्ष में बोल नहीं रहे हैं। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया और चीन के बाद अगर हम बात करें तो फ्रांस है, माली है और साथ ही साथ पाकिस्तान है। तो ये 3 विंडो में हम आपको उन तमाम देशों के नाम बता रहे हैं जो रूस का या तो साथ दे रहे हैं या उसके विपक्ष में, सबसे ज्यादा देश उसके खिलाफ है।
फ्रांस, माली और पाकिस्तान के बाद बात करें जर्मनी है, और जर्मनी के अलावा सीरिया है, और साथ ही साथ अगर तटस्थ की बात करें तो ईरान है, उन 32 देशों में शामिल। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो तमाम हम आपको बता रहे हैं वो रूस के खिलाफ है, और रूस के जो 7 जो देश हैं वो भी हमने आपको दिखाए हैं। और देखिए जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है उन सबसे हमने आपका परिचय करवा दिया, लेकिन जो अहम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं मेजर जनरल सिन्हा, अगर मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूं, क्योंकि अभी जो सबके जहन में सवाल है वो सबसे बड़ा वो ये कि युद्ध कब तक चलेगा, युद्ध कब खत्म होगा, क्या कोई आसार आपको इसके नजर आते हैं? मेरा अनुमान है युद्ध लंबा खींचेगा, क्योंकि अमेरिका की अप्रोच है कि रूस को ब्लीड करो और उसका जो आर्थिक व्यवस्था डमाडोल कर दो, क्योंकि वॉरफेयर मीन्स खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो जब लड़ाई चलती रहेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, मिलिट्री इक्विपमेंट बढ़ाएगा, जो आम जनता पे पैसा खर्च करना चाहिए वो बैटलफील्ड में वो खर्चा करेगा। तो ये तो लंबा चलेगा, एग्जैक्ट डेट भगवान छोड़ के कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये लंबा चलेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यदि दोषी कौन है, मुझे लगता है दोषी पूर्ण रूप से अमेरिका, नाटो देश है, और उसका कारण मैं बताता हूं। दोषी पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम सबका, क्योंकि आप सब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और करीब 1 साल से आप सब बहुत ही बारीकी से इसको वॉच कर रहे हैं, तो सबके हिसाब से पहले ये समझ लेते हैं कि ये युद्ध कब तक चलने के आसार आपको नजर आते हैं। क्या कोई आसार दिखता भी है या कुछ भी अनुमान इसका नहीं लग पा रहा है? मेजर जनरल सोई, आप अगर समझा पाए कि आपको क्या अनुमान लगता है, क्योंकि अब देखिए 1 साल पूरा हो चुका है, रूस ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा ये वक्त युद्ध ले लेगा, लेकिन अब क्या ये डेडलॉक पर आकर टिक गया युद्ध? क्या इसी तरीके से खिंचता रहेगा? देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि पूरी दुनिया चाहती है युद्ध रुक जाए, मतलब जितने भी आम देश हैं, ये नेटो है या ईयू के देश हैं, एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश, सब चाहते हैं युद्ध रुक जाए। और जो स्ट्रेटजी चल रही है अमेरिका की, जनरल सिन्हा ने बताया था कि धीरे धीरे ब्लीड करो, वो एक रशिया को कंटिन्यूस एक दलदल में फंसा के रखा हुआ है, जहां पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, पीछे निकल नहीं पा रहा है, और हल्के हल्के हथियार सप्लाई करते रहे ताकि डिफेंसिव वेपन दे रहे, उनको ऑफेंसिव वेपन भी नहीं दे रहे, एक थ्रेशोल्ड के नीचे रखा हुआ है कि युद्ध और ना फैले, बाकी देशों में ना फैले, और इनका आपस में युद्ध चलता रहे। यूक्रेन को एक फ्रंट बनाकर युद्ध चलता जा रहा है और हथियारों की सप्लाई होती जा रही है, और लोगों को रख रहा था कि रशिया थक जाएगा, रशिया के बाद हथियार कम हो जाएंगे और रशिया का जो है मनोबल टूट जाएगा। लेकिन हालांकि आप देखिए आज वोटिंग में 141 देश रशिया के खिलाफ है, लेकिन बहुत कम देश ऐसे जो साथ हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी अपनी आर्म इंडस्ट्री है, उनके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा वो लड़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और हालांकि इकॉनमी है, सैंक्शन लगी है, रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। 2014 में भी इतना फर्क उसके बाद भी नहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया था। मेजर जनरल सिवाच, अगर आप समझा पाए, क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत जब हुई थी तो डोनबास जो प्रांत है उसको अलग करने की घोषणा रूस ने की थी, और साथ ही साथ रूस का ये भी कहना था कि हमको यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना है, हमको डोनबास को अलग करना है, और साथ ही साथ सत्ता परिवर्तन करना है, ताकि जो नेटो में शामिल होने की ज़ेलेंस्की की इच्छा है वो ना रहे, और एक रशिया प्रो हमें वहां पर गवर्नमेंट मिल जाए। लेकिन 1 साल बीत गया, रूस ने भी शायद इसकी उम्मीद नहीं लगाई होगी। अब क्या देखते हैं इस युद्ध को आगे यहाँ से? देखो सच्चाई ये है श्वेता कि जो रूस सेकेंड मिलिट्री पावर है और यूक्रेन 12वीं मिलिट्री पावर है। रूस कम से कम $60 बिलियन जो खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पे, और जो यूक्रेन है वो $2 बिलियन के करीब। तो आपस में कोई इनका कंपैरिजन नहीं था। सब ने सोचा था 10-15 दिन में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, और इसकी वजह है, उसकी 2-3 वजह ये है, ये सच्चाई है कि 24 फरवरी के अटैक के बाद जो रूस ने 4 हिस्सों को ले लिया था, डोनबास में डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन, उस इलाका जिसको ईस्टर्न क्रेसेंट भी बोलते हैं, जिसको सोच रहे हैं शायद ये बफर जोन बन जाए। मगर उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो वो उसकी जो पूरी स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल फेल होगी, क्योंकि जो हथियार मिले यूक्रेन को, आप कुछ भी कहें, ज़ेलेंस्की की जो अब मैवरिक लीडरशिप हो सकती है मगर इंस्पायरेशनल है, तो यूक्रेन बहुत अच्छा लड़ा। पहले उसको डिफेंसिव हथियार मिले, जो चैलेंजर मिसाइल थी, उसके जो स्टिंगर मिसाइल थी, जेवलिन मिसाइल थी, स्विच प्लेट राउंड, और धीरे धीरे ऑफेंसिव हथियार M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, उसके बाद K9 वज्रा, और उसके बाद अब टैंकों की बात हो रही है, चाहे चैलेंजर 2 है या लेपर्ड 2 या इब्राहिम M, और उसके बाद ये फाइटर एरोप्लेन की बात। अब कहाँ होगी लड़ाई, क्या होगा, अब ये लड़ाई किस मोड़ जाएगी कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि रूस एक ऐसी सिचुएशन में है, जो मैं बताया दलदल है, ना निकल सकता ना आगे बढ़ सकता। तो हो क्या गया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि रूस जो है वो अभी
एक स्प्रिंग ऑफेंसिव करने की कोशिश कर रहा है। वो करेगा अप्रैल के महीने से पहले नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बर्फ पड़ी हुई है, दलदल है, वहां पर टैंकों का चलना मुश्किल है, मगर करेगा। अगर यूक्रेन को हथियार मिलते रहे और रूस ऐसे करता बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर आप। देखिए और भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, क्योंकि वर्ल्ड बड़ी खबर है वो ये कि आज ही के दिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, आज के ही दिन यानी 24 फरवरी ही वो तारीख थी तब रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। और बड़ी जानकारी है कि आज के दिन ही यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। सुबह 4 बजे यूक्रेन पर गिरी थी पहली मिसाइल। जी हाँ, सुबह 4 बजे 24 फरवरी साल 2022 यानी ठीक 1 साल पहले इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। यूक्रेनी एमपी सोवसुन ने एक वीडियो ट्वीट किया है। यूक्रेन पर हमले का जो पहला वीडियो था वो ट्वीट किया गया है, जिसमें कीव समेत कई शहरों पर एक साथ रशियन अटैक हुआ था। और उसी वक्त का वो यानी 1 साल पहले का ये जो पहला वीडियो आया था सामने इस जंग का, वो ट्वीट इस वक्त किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए जो बार बार याद दिलाती है कि कैसे रूस की तरफ से यूक्रेन पर पहला अटैक ठीक 1 साल पहले आज के ही दिन सुबह 4 बजे किया गया था। तो देखिए 1 साल हो चुका है इस युद्ध को शुरू हुए, क्योंकि तारीख क्या थी? तारीख थी 24 फरवरी साल 2022। समय था सुबह 4 बजे का। यूक्रेन पर अटैक का जो पहला वीडियो है वो ट्वीट किया गया है, वो मैं आपको दिखा रही हूं। ये पहला वीडियो बताता है कि कैसे ताबड़तोड़ मिसाइलों से दहल उठा था यूक्रेन और कई उसके शहर तबाह हो गए थे। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो कैलेंडर बदल चुका है वो है 24 फरवरी 2023, यानी कि आज 1 साल बाद जो आज का दिन है, इस पर हम वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तमाम सीनियर एक्सपर्ट्स के साथ, जो बता रहे हैं कि इस युद्ध से जुड़े हुए जो तमाम टर्न आए हैं, जो ट्विस्ट आए हैं इस युद्ध को पूरे 1 साल के दौरान, जो कुछ भी हुआ है उसको किस तरीके से देखें, किस तरीके से समझे और अब ये युद्ध कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सवाल उठ रहे हैं वो पुतिन की गलतियों पर भी उठ रहे हैं। गलतियां क्या क्या पुतिन की तरफ से रही हैं? तो यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट करना क्या पुतिन की गलती रही? क्योंकि शायद ये पुतिन समझ नहीं पाए कि इतना लंबा ये युद्ध चलेगा। तो क्या रशियन आर्मी पर ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार पुतिन बने? ये भी उनकी गलती रही। जेलेंस्की को पकड़ने में नाकाम रहे। देखिए जेलेंस्की तो दूसरे देश भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अटैक स्ट्रैटेजी में जो कमियां थी वो भी अब उन पर भी सवाल उठते हैं। और पश्चिमी सप्लाई को रोकने में नाकाम रहे, क्योंकि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज इसी तरीके से सप्लाई करते रहेंगे तब तक तो युद्ध खिंचता रहेगा। यूक्रेन को क्या कमी पड़नी है फिर? तो ऐसे में क्या सप्लाई का चेन तोड़ने की कोशिश में भी नाकामयाब रहे हैं पुतिन? ये तो तमाम उनकी कमियां रही हैं। 1 साल में रूस के जो 4 बड़े नुकसान है, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि इस 1 साल के दौरान का पूरा एनालाइज कर रहे हैं हम आज। तो मॉस्कवा वॉरशिप पर जो अटैक हुआ, इसको भी इस तरीके से देखें कि जो 4 सबसे बड़े नुकसान इस 1 साल के दरमियान रूस को उठाने पड़े हैं। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक को भी उसी तरीके से आप देखिए। इसके अलावा एंगेल्सिया बेस पर अटैक हुआ, रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ। तो ये सब कुछ झेलना पड़ा रूस को, जो बड़े नुकसान के तौर पर रूस के लिए इस 1 साल का हासिल है। और बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ा हुआ है। और अगर सर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं आपसे ये समझना चाहूं, क्योंकि जो कमियां रही वो इस तरीके से रही पुतिन के सामने, रूस के सामने, कि शायद पुतिन ये भाप ही नहीं पाए। पुतिन को लगा कि 1-1.5 महीने के अंदर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 1 साल हो चुका है और ये युद्ध उसी तरीके की शक्ल जिसका पहले दिन नजर आ रहा था उसी शक्ल में आज भी नजर आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए श्वेता, रशियन जनरल स्टाफ और क्रेमलिन ना शुरू से ही ये भांपने में असमर्थ रहा कि पश्चिमी देश नेटो के रास्ते से यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र भेजते रहेंगे। उन्होंने शुरू में कोई भी मिलिट्री कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे कि वो पोलैंड और यूक्रेन के जो बॉर्डर है उसको डोमिनेट करें मिलिटरली। अगर वह शुरू से ही पोलैंड और यूक्रेन के, जब वो बेलारूस से दक्षिण की तरफ, कीव की तरफ बढ़े थे, अगर उन्होंने एक और अटैक और या एक और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अप्लाई किया होता ताकि पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर को वो डोमिनेट कर लेते, तो ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाता। आज की तारीख में भी मैं आपको बता दूं कि अगर रूस चाहता है कि वो इस युद्ध में विजयी हो तो उसे मिलिट्री तौर तरीके से ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी पश्चिमी देश से हथियार पोलैंड ना पहुंचे। और इसका एक ही रास्ता है, लैंड रूट को बंद करना। जब तक रूस लैंड रूट को बंद नहीं करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। मैं एक और चीज बताता हूं कि पश्चिमी देशों के तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि वो सप्लाई की चेन को तो रूस तोड़ ही नहीं पाया। पोलैंड के रास्ते से देखिए 1 साल पहले भी और आज भी पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई वैसी हो रही है, आना जाना हो रहा है। जो बाइडेन पहुंच जाते हैं कीव, तो जेलेंस्की पहुंच जाते हैं ब्रिटेन, तो ये सब कुछ जारी है। तो बड़ी खबर ये है इस
इस बीच के मिसाइल अटैक पर यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस ने एक साल में 5000 मिसाइलें दागी हैं। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस ने एक साल में 3500 एयर स्ट्राइक किए हैं। रूस ने यूक्रेन के किसी शहर को नहीं छोड़ा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कोई भी ऐसा यूक्रेन का शहर नहीं है जिस पर मिसाइल के जरिए अटैक नहीं किया गया। इसको इस तरीके से समझिए कि जो दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है उसमें कितना हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से हुआ है वो भी सामने आया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब आपको बताते हैं कि जो युद्ध के 12 महीने, पुतिन के जो 12 माइलस्टोन्स रहे हैं वो भी इसको इस तरीके से समझिए कि 24 फरवरी 2022 स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जब लॉन्च हुआ ठीक एक साल पहले वो है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर मार्च 2022 की बात करें तो यूक्रेन आर्मी को पोजीशन से खदेड़ने में रशियन आर्मी को कामयाबी मिली। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अप्रैल 2022 की बात करते हैं तो रूस की एयर स्ट्रेंथ को खत्म करने में कामयाबी हासिल की रूस ने। इसके अलावा मई 2022 में यूक्रेन को ब्लैक सी से काट दिया यूक्रेन को रशिया ने। इसके अलावा जून 2022 में डोनबास पर सेना ने कब्जा कर लिया जिस मकसद के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ी थी। वहीं जुलाई की बात करें 2022 में डोनेस्क लुहांस्क में रणनीतिक बढ़त रूस को मिलती हुई नजर आई। अगस्त 2022 में क्या हुआ, खेरसोन ज़पोरिज़िया पर टोटल कंट्रोल रूस के अंदर आ गया। सितंबर 2022 में और आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस में शामिल करने की घोषणा रूस की तरफ से की गई। अक्टूबर 2022 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स 24 का सफल टेस्ट रूस की तरफ से किया गया। वहीं नवंबर 2022 में न्यूक्लियर टॉर्पीडो का सफल टेस्ट किया गया। और इसके अलावा दिसंबर 2022 में क्या हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स की कॉम्बैट जोन में लॉन्चिंग हुई। वहीं जनवरी 2022 100 लीटर पर जीत हुई। बखमुट में बड़ी बढ़त जो है वो रशिया को मिलती हुई नजर आई। तो ये तमाम जो माइलस्टोन्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, अगर आपसे हम समझें कि ये तो हम दिखा रहे हैं कि जो माइलस्टोन रहे रूस के वो, और इसके अलावा जो कमियां रही रूस की वो भी हमने आपको दिखाया। अगर इस एक साल की हम बात करें, रूस को क्या हासिल हुआ इस युद्ध से अभी तक? श्वेता, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक साल पहले जब हम लोग सब इधर थे और जिस तरीके से लड़ाई शुरू हुई, किसने सोचा था कि एक साल के बाद भी हम यहीं खड़े मिलेंगे और लड़ाई उसी माफिक चल रही है और इसका समाप्त होने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या रूस को मिला, अब देखने को लगता है कि एक साल की लड़ाई के बाद रूस का जो अस्तित्व खत्म करने में जो पश्चिमी देश लगे हुए थे वो अस्तित्व तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन शायद अब उनको लगता है कि पुतिन का अस्तित्व कैसा खत्म किया जाए उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिखने को मिल रहा है कि पुतिन को किस तरीके से गिराया जाए, पुतिन को किस तरीके से हटाया जाए। अब रूस जो है उसका अस्तित्व अगर आप देखें, जो पुतिन की जो नॉर्मल उसका रेटिंग है रूस के अंदर काफ़ी है, मतलब 90% लोग आज भी पुतिन के साथ खड़े हैं, क्योंकि पुतिन ने पिछले 22 साल में रूस को उस मकाम पर जा पहुंचाया है जहां रूस सोच नहीं सकता था। जब बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को संभाला देश, उस वक्त वाकई जो रशिया है, जो अमेरिका ने जिस तरीके से 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया और रूस लड़खड़ा रहा था, उसके बाद पुतिन ने ही आज उस जो मकाम पर जा पहुंचाया है रूस को, जो पुतिन के ही श्रेय में जाता है। ज़ेलेंस्की जो है, जिस प्रकार से हम देखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसको इस तरीके से भी समझना होगा कि देखिए पुतिन ने तो बार बार ये बात कही थी। पुतिन ने पहले ही नेटो कंट्रीज को, अमेरिका को ये चिताया था कि देखिए हमको अपने चारों तरफ से नेटो कंट्रीज से घेर लिया है, ये हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाता है तब तो जो खतरा है वो हमारे बिल्कुल दरवाजे पर आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। लेकिन बावजूद इसके जो पश्चिमी देश है वो नहीं माने। मेजर जनरल ब्रिजेश, अगर आप इसको बेहतर तरीके से और हमें समझा पाए एक संक्षेप में कि क्या पुतिन के पास भी कोई विकल्प बचा नहीं था इससे हमले के अलावा? श्वेता, ये सवाल बहुत उत्तम है। मेरे विचार जो को पैनलिस्ट हैं उनसे थोड़ा भिन्न है। अगर इस लड़ाई का कोई विलन है तो वो श्री पुतिन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा देश डिक्टेटर की तरह चलाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते थे। अब उनको देखिए उन्होंने क्या किया। सोचा था 5 दिनों के अंदर कि उनके कब्जे में होगा, रिजीम चेंज होगा। तो पहली गलती ये थी, उनका पॉलिटिकल एम और मिलिट्री एम में बहुत फर्क था, इन द सेंस दैट मिलिट्री एम को सिक्योरिटी क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होती? अगर तमाम नेटो कंट्रीज एक साथ उनको घेर लेते, मैं इसको आप